जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम 2024 में शानदार अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना होगा, तभी आप सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसको पूरी तरीके से सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है कि प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। कहने का मतलब है कि प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था? व्यापारियों, कुलीनों या अभिजातों, खेतीहरों या किसानों, शिल्पकारों। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो आपके किसान थे यानी कि खेतीहर, खेती करने वाले जो किसान थे, जो उनकी बस्तियां हुआ करती थी प्राचीन तमिलनाडु में, तो उनको कहते थे और। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर मतलब कि कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। किसका शासन कब से कब तक चला था? फर्रुखसियर। आपको मालूम होना चाहिए जो फर्रुखसियर था उसका शासनकाल चला था 1713 से 1719 तक। तो आपको अगर मिलान करने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं उसकी ट्रिक यहाँ पर जान लीजिएगा। ट्रिक बेहतर से बेहतर रहने वाली है। यह ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से ही कई प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ए का कौन सा होगा, यहाँ पर ए का होगा सेकेंड। तो आप यहाँ पर विकल्प में देखिएगा ए का सेकेंड किस विकल्प में है? एक में नहीं है, ना ही दो में है, तीन में है, ना ही चार में है। अगर एक का आप मिलान कर लेते हैं तो बाकियों का यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए का यहाँ पर होगा सेकेंड, बी का होगा यहाँ पर फर्स्ट। बी का क्या होगा? फर्स्ट। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1816 और सी का यहाँ पर हो जाएगा चौथा, मतलब कि अहमद शाह जो था उसका शासनकाल है 1748 से 1754 और आलमगीर इसका शासनकाल 1754 से 1759। इस प्रकार से आप इनको मिलान कर सकते हैं आसान तरीके से, अगर आपको एक मिलान करना आता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। जो यहाँ पर आपका दिया गया है उत्तराधिकार की सहदायाद जो प्रथा थी उसमें सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा हुआ करता था, मतलब कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। इसमें ना ही कोई छोटा ना ही कोई बड़ा, ठीक। तो इनमें सभी मतलब कि जितने भी भाई होंगे या पुत्र होंगे उनको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ये आपकी है सहदायाद प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन कहता है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। तो यहाँ पर जो आपके मराठी भक्ति गीत होते हैं उनको अभंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाएगी। अब यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया है। बिल्कुल सही बात है। 13वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें तो दक्षिण भारत में कई प्रकार के, जैसे कि अलवार ले लो आप, नैनार, इस प्रकार के संतों का उद्भव हुआ है जिन्होंने ब्राह्मणी पद्धति का घोर विरोध किया है, मतलब कि कर्म कांडीय संबंधित और जन्म पर आधारित संबंधित सभी प्रकार का विरोध किया है। उन्होंने सभी को एक माना है। जाति प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया है, ये बात आप याद रखिएगा। और कथन दूसरा कहता है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया।
दोनों ही यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कौन सही सुमेलित है? कौन यहाँ पर सही सुमेलित है? बख्शी, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी था, मतलब कि बख्शी को क्या कहा जाता है? सैनिक वेतनाधिकारी। सद्र को धार्मिक धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री, इकतादार, सैन्य कमांडर, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर चारों ही यहाँ पर एकदम सही सुमेलित किए गए हैं। तो यहाँ पर दो मतलब कि सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प में आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हैं। क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुहावसे चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। इसकी अहम वजह क्या थी? यहाँ पर बात की गई है कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। मतलब कि यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं और एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं ए और आर, इनको पढ़िएगा और सही उत्तर का चयन करिएगा। कथन ए कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल उन्होंने झेला था और तभी वो जातिगत पक्षपात के विरोधी थे। ठीक, तो कारण क्या कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जातिगत पक्षपात और स्कूल में पढ़ाने से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब कि कथन यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन इनकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। उनके पिताजी तो स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उसका संबंध जातिगत पक्षपात से नहीं था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपका। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िएगा और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ईबी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंस में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल उन्होंने ही शुरू किया था। कहाँ किया था? मद्रास, जिसे आधुनिक समय में तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ठीक, मतलब कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें अगर, तो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार, वीर सावरकर, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है अगला। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही बात है। हर कोई जानता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, जो कि भारी विद्रोह इसको कह सकते हैं। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध में सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, नहीं विरोधी आंदोलन था, अप्रतिरोधी आंदोलन नहीं था। ये कथन गलत है। यहाँ पर इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बिल्कुल लिया था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत वाला। तो यहाँ पर केवल और दूसरा ही कथन यहाँ पर गलत है, मतलब कि केवल 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर गलत कथन है आपका 2। तो राइट आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा 2। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है अगला। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बिल्कुल रखने की अनुमति थी।
भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके ग्रह दिए गए हैं और दूसरी तरफ अपने अक्ष पर घूर्णन का समय। ठीक है, तो यूरेनस जो होता है वो आपका 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है, बिल्कुल सही बात है। नेपच्यून जो होता है वो कितना समय लेता है? यहाँ पर 16 घंटे 7 मिनट की यहाँ पर बात की गई है, जो कि बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शनि 25 घंटे का समय नहीं लेता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर शनि की बात करें तो ये 10 साढ़े 10 घंटे से ज़्यादा का समय लेता है। जो शनि होता है ये 10 घंटे और 10 घंटे कितने 47 मिनट का टाइम लेता है। 10 घंटे 47 मिनट का टाइम लेता है आपका शनि। मंगल 9 घंटे टाइम नहीं लेता है, जबकि पृथ्वी जो मतलब कि अपने अक्ष पर जो घूर्णन का समय वो 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर दिया गया है क्या, मंगल आपका 24 घंटे से अधिक समय लेता है, 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लेता है मंगल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो विकल्प यहाँ पर मतलब कि ऑप्शन यूरेनस और नेपच्यून ये यहाँ पर दो ही सही हैं। तो उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सिर्फ और सिर्फ दो, केवल दो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तर ध्रुवी को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है। बिल्कुल गलत है, नहीं जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय भागों से होकर नहीं, दोनों से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 10 मतलब 0 देशांतर का अनुसरण के साथ साथ करती है, नहीं करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो केवल जलीय भाग से होकर ही गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। विषुवत यहाँ पर दिया गया विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो मतलब कि 130 अंश 45 मिनट पूरब की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे शहर तक पहुंचने के लिए? ठीक, तो यहाँ पर आपका जो टाइम लगेगा वो लगेगा लगभग 4 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकिल। विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, केवल ए, केवल बी, सी, केवल ए, सी, केवल सी, डी। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, महासागरीय परपटी में मुख्य खनिज आपका कौन कौन से पाए जाते हैं? वो पाया जाता है मैग्नीशियम भी पाया जाता है और सिलिका भी पाई जाती है। यहाँ पर आपको दो शब्द नजर आ रहे होंगे, एल्यूमिना और सिलिका। ये आपकी पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले खनिज हैं, जिसको कहते हैं सियाल। ठीक है, तो इस यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ से उसे बांच, ऐस, बीच के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? आपको बताना है कि बांच, ऐस, बीच के पेड़, फिजेड, मोनाल पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि कौन से वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। जो आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पर ही इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, याद रखिएगा आप।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, या शीत कटिबंध क्षेत्र में, या उष्ण कटिबंध क्षेत्र में? तो यहाँ पर बात हो रही है सीमित प्रकृति की। जो सीमित प्रकृति होती है वहाँ ये पाई जाती है आपकी टुंड्रा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथन ए आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए और कथन कारण दिए गए। यहाँ पर कथन और कारण, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो महासागरीय जल होता है वो खारा या लवणीय होता है। ठीक, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। कैसे होंगे? दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है? पवन के निक्षेपण को लोएस, छत्रक शैल, हिमोड़ या स्टैक? तो जो पवन का निक्षेपण होता है उसको कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोएस। ठीक, जो आपका यहाँ पर छत्रक शैल दिया गया, छत्रक शैल से मतलब क्या होता है कि जो चट्टान होती हैं, चट्टानों का अवसाद, ठीक है, चट्टानों का विघटन जो होता है उसे कह सकते हैं छत्रक शैल। शैल का मतलब ही होता है चट्टान। हिमोड़ क्या होता है? हिमनद के जो अवसाद होते हैं उनको हिमोड़ कहते हैं। और पवन के जो निक्षेपण होते हैं या पवन के अवसाद होते हैं उसे कहते हैं लाओस, सॉरी यहाँ पर कहते हैं उसे लोएस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर अगला। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं डेल्टा कहते हैं, तटबंध कहते हैं, चाप झील कहते हैं, नदी मुहाना कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है अगर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे कहते हैं नदी मुहाना, रिवर माउथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर ये वन सघन और यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, ऐसे वन बताना है जहाँ पर वो वन कैसे हैं? सघन है और सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी होती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। रोजवुड, आमनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास स्थित वन है। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं कि सतत विकास ऐसा विकास होता है उसका जो मतलब कि जो पदार्थ हैं या संसाधन हैं उनका इस प्रकार से उपयोग किया जाए जो कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सकें। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में इस आंसर को आपको बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो हमने आपको बता दिया कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसका जो वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं उसको बचाए रखो, मतलब कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। तो आपको आंसर इसका देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आंसर को लिखना है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में निम्न में से खनिज मतलब कि किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टिन, निकेल या जस्ता? चीन, आपको मालूम होना चाहिए चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित करते हैं? वो करते हैं टिन। क्या करते हैं? टिन का उत्पादक देश हैं ये आपके। ठीक, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है? फसल को कीटों से बचाए रखने के लिए, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बहे ना जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो जो आपकी सीढ़ी नुमा मतलब कि सीढ़ीदार जो खेती होती है वो अधिकतर कहाँ की जाती है? वो आपकी की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों पर, मतलब कि उत्तराखंड कह सकते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक आपकी
सीढ़ीदार खेती या इसे सोपानी खेती के नाम से भी जाना जाता है। बात याद रखिए, सोपानी खेती किसे कहते हैं? उसे ही कहते हैं सीढ़ीदार। सबसे ज़्यादा आपकी उत्तराखंड में की जाती है। मतलब कि इसको किनारे से ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है? पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, यही एक मुख्य कारण है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पक्की दुकानें कौन सी होंगी? जहाँ कर्मचारी या दुकानदार नियमित होंगे। ठीक, जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होगा। सही बात है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो, गलत है। चाहे मान लीजिए आप 1990 से दुकान खोले हैं, उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो वो पक्की दुकान नहीं मानी जाएगी। ठीक, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, बड़े शहरों में तो सभी दुकानें होती हैं, बात यहाँ पर हो रही पक्की दुकान की। ठीक, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी यहाँ पर सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। ठीक, ए और बी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यहाँ पर आ चुका है आपका। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी या कार्यपालक पार्षद। आपको मालूम होना चाहिए, जो आप मतलब कि जो वीडियो शहर से देख रहे हैं हमारे, उन्हें तो आपको मतलब कि उन्हें मालूम होगा कि नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके होते हैं प्रधान। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिनिधि, लेकिन नगर निगम में उसे कहते हैं पार्षद। ठीक, अंतर इतना है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्यमंत्री या राज्य के जो मंत्री होंगे उनको नियुक्त करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है राज्यपाल के पास। ठीक, किसके पास होती है? राज्यपाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि कथन ए और आर पर विचार करें। ठीक, कथन ए कहता है कि कर्ज किसानों की विपदा का एक मुख्य कारण बन गया है। बिल्कुल, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल सही बात है। आप न्यूज़पेपर या खबर के माध्यम से मतलब कि सुनते ही होंगे कि मतलब कि उस किसान ने अपना कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लिए। तो इस प्रकार की मतलब कि जो होते हैं ये होते ही रहते हैं। और कथन दूसरा कहता है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। बिल्कुल, जो कीटनाशक या जो खाद होती हैं जो वो साहूकारों से कर्ज लेकर खरीदते हैं, जो काफ़ी महंगी पड़ती है किसानों को, और किसान उनको चुका नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चुका पाते हैं? वर्षा मतलब कि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दोनों ही कथन एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं और बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस तरह के श्रम कानून द्वारा प्रतिबंधित है? किस तरह का श्रम मतलब कि जो काम करने को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। किस प्रकार का श्रम प्रतिबंधित है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कानून द्वारा प्रतिबंधित है। बेगार आपका प्रतिबंधित है। अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित, ये सभी कानून द्वारा मतलब कि स्वीकृत हैं, प्रदान किए गए हैं, लेकिन बेगार ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए। ठीक, अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपका अगला। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की जो वजह है वो है समुदायों की बड़ी संख्या। किसकी मतलब कि कौन सी वजह है? समुदायों की बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां सौम्य यानी कि कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो यहाँ पर कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर आपको बताना है लड़कियों की तुलना में लड़के मतलब कि यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, लड़कों की यहाँ पर क्या कर दी गई है? स्काउट लीडर
बनाने की बात कर दी गई, जो कि एक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सही बात है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, बिल्कुल अच्छी होती हैं, ठीक। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी एक रूढ़िवादिता के अंतर्गत। कभी कभी लोग कहते हैं कि लड़कियां केवल देखभाल करने वाली होती हैं, घर का काम करने वाली होती हैं, खाना बनाने के लिए होती हैं, इस प्रकार की जो इनको कह सकते हैं रूढ़िवादिता, ठीक। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, लड़कियां क्या कहती हैं कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं, जो कि एक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ए बी सी, ए को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी, ठीक। ए बी सी, यहाँ पर लड़के दबंग और उग्र होते हैं, लड़के दबंग और उग्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये भी यहाँ पर एक रूढ़िवादिता है, ये भी रूढ़िवादिता है, और ये भी यहाँ पर एक रूढ़िवादिता है, मतलब कि ए बी सी यहाँ पर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर अगला। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं, मतलब कि जो भारत की संसद है उसको मतलब कि कौन बनाते हैं? राज्यसभा बनाता है या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति? सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए जो भारत की संसद है, संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो इस प्रकार से ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ये क्वेश्चन सभी आपसे पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल गलत बात है। किसी धर्म को अपने में समाहित या लाने का प्रयास, जो कि धर्म भारतीय संविधान इसका विरोध करता है, ठीक। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक। क्या मतलब होता है? सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म संविधान के अनुसार समान है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, गलत है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, जो आपका संविधान होता है किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समर्थन देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से इस वाक्य की बेहतर व्याख्या कौन करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अगर वह निचली अदालत के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात की गई है। यहाँ पर ऊपरी अदालतों द्वारा किए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कथन दिया गया है ए ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा आपको बताना है, उसकी बाकी समाज से अलगाव, उसकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या उनका सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा जो होता है उसका होता है बाकी समाज से अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना चाहिए, ठीक। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार कर लगाना, कर नहीं लगाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर जो मतलब कि बेहतर ऑप्शन होगा, वो बेहतर ऑप्शन जो होगा 1 हो जाएगा। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए आर पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, सही बात है, दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं के विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कथन दोनों ही कैसे हैं? सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका, ठीक।
तो क्वेश्चन कहता है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान का पढ़ने का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जानकार बने, ठीक, तार्किक बने, पेशेवर बनना, ठीक है, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनना। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय गलत है, ठीक, सामाजिक रूप से सक्रिय बनना सही बात है। तो यहाँ पर सी को छोड़कर सभी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक, किसको छोड़कर? सी को, तो सी इसमें नहीं है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा? ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक, कैसे क्वेश्चन है? पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना है मुगल प्रशासन। क्या पढ़ाना है? मुगल प्रशासन। उसके उत्तरदायित्व और भूमिका संबंधित मतलब कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण होगा या उपयुक्त कथन होगा, यहाँ पर बताना है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न, खुले जो चैप्टर के अंत में प्रश्न दिए रहते हैं उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। समय सीमा कोई मतलब नहीं, सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक। सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी मतलब कि वहाँ पर सर्वेक्षण करके पता करना। तो अगर भूमिका निभाना है, ठीक, मतलब कि किसी बच्चे को मतलब कि अकबर बना दीजिए और उसका इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हर बच्चे को किसी ना किसी भूमिका को अदा करे और इस प्रकार से मुगल प्रशासन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, मतलब कि विद्यालय को यहाँ पर माना गया है कि संसद है, ठीक, और जहाँ प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है, वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, तो यहाँ पर विद्यालय के जो कर्मचारी होंगे वो क्या होंगे? विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका या कार्यपालिका। तो यहाँ पर जो अगर कर्मचारी की बात की जाएगी, विद्यालय के जो कर्मचारी होंगे उन्हें कह सकते हैं कार्यपालिका, ठीक, और विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होगा वो प्रधानमंत्री और शिक्षक जो होंगे वो मंत्री परिषद और विद्यालय आपका संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका या आरक्षण। यहाँ पर जो शिक्षिका है वो बात कर रही है चारागाह, ठीक, मतलब कि पशुओं से संबंधित भूमि के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित बात होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर अगला। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत करना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। शांत करना जो कि एक निगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, ये कथन बिल्कुल ही गलत होगा। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बिल्कुल सही है। शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उन्हें डांटना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, रटाना नहीं चाहिए, मतलब कि ये शब्द सभी नेगेटिव होते हैं। शिक्षक आरंभ में ऐसे ही विषयों को काट देना चाहिए, नहीं काट देना चाहिए, गलत है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ठीक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, मनोरंजन नहीं करना चाहिए, ठीक। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, ठीक। तो यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में और स्कूली जीवन के संबंध में मतलब कि जो संबंध है वो स्थापित करना चाहिए, स्कूली जीवन और बाहरी जीवन, ठीक। तो यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें, नतीजा आधारित बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बी और सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी यहाँ पर। अब
अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। चूँकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं करना चाहिए। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह जैसा नहीं है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये लैंगिक मुद्दे और सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये नहीं, ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घर ये भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया है ये वाला, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं। राष्ट्रगान का, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी किताब में वर्णित एक कहानी दी गई है सुल्ताना का स्वप्न कहानी, जो कि लैंगिक बराबरी की समझ को विकसित करता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। मताधिकार, जो आपका मताधिकार होता है, मतलब कि वोट जब डाले जाते हैं तो उसमें महिलाएं और पुरुषों की दोनों की भूमिका होती है, जो कि लैंगिक बराबरी को भी दर्शाता है, तो इस प्रकार से राइट आंसर ये भी हो जाएगा। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, ठीक, वो भी अधिकार है। राष्ट्रगान तो सभी लोग गाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रगान को छोड़कर तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। ठीक, कौन कौन से, बी सी डी यहाँ पर दिया गया है, बी सी डी। ठीक, तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर आ चुका है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, तो कौन सा उदाहरण उपयुक्त होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। ठीक, डॉक्टर आप बी.आर. अम्बेडकर का भी अनुभव बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुस्तक है जूठन, इसका भी उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ही दो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ए और बी। ठीक, क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।